नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम शीत युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं कि शीत युद्ध क्या है, किसे शीत युद्ध कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का क्या महत्व था उस समय जब शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के क्या कारण रहे, किस तरह शीत युद्ध के चरणों की बात करें हम आगे। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है शीत युद्ध, जिसको कोल्ड वार भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं शीत युद्ध की। शीत युद्ध, देखिए शीत युद्ध का तात्पर्य जानने की कोशिश करेंगे। पहले शीत युद्ध कहते किसे हैं। अगर हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत विकास भी हुआ और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई निकल के। वो थी दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक तो थी रूस, सोवियत संघ और एक था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसको हम रूस भी कहते हैं, ये बाद में रूस हुआ एक तरीके से, लेकिन पहले सोवियत संघ ही कहा जाता था, एक संघ के रूप में था। तो दो शक्तियां आई, एक तो सोवियत संघ ही कहो और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये दोनों शक्तियां एक तरीके से एक साथ उत्पन्न हुई और दोनों के मध्य एक कोल्ड वार शुरू हुआ, एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। तो एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए जो छद्म युद्ध की उत्पत्ति हुई है, स्थिति की उत्पत्ति हुई है, वही शीत युद्ध है। एक तरीके से छद्म युद्ध कहते हैं इसे। क्या है इसके अंदर, एक दूसरे को अर्थात सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए युद्ध जैसे हालात उत्पन्न करना। अर्थात युद्ध नहीं होता है, युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए युद्ध जैसे एक छद्म युद्ध की बात होती है। छद्म युद्ध क्या कह सकते हैं हम इसको, या हम कह सकते हैं इसको शीत युद्ध कह सकते हैं, कोल्ड वार कह सकते हैं। एक ऐसी युद्ध है ये, इसमें युद्ध नहीं होता है लेकिन एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए एक तरीके से बातचीत के जरिए, अपनी नीतियों के जरिए, अपने कूटनीति के माध्यम से एक दूसरे को हराने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कब युद्ध हो जाए, इस तरह की आशंकाएं मन के अंदर पैदा होने लगती है। लेकिन युद्ध दोनों ही नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां खड़ी कर देते हैं, वही है शीत युद्ध। दो शक्तियां अर्थात दो ध्रुवीय राजनीति आ गई। कौन सी? दो ध्रुवीय राजनीति। दो ध्रुवीय राजनीति का तात्पर्य यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो बराबर की शक्तियां उत्पन्न हो जाए, दो बराबर की शक्तियां हमारे सामने आ जाए, तो कहते हैं हम कि दोनों ही जब बराबर की स्थितियां हैं तो एक संतुलन पैदा करती है, लेकिन वो दो ध्रुवीय राजनीति कहलाती है। दोनों जो ध्रुव है वो समान है। दोनों ध्रुव क्या है? समान है। जैसे पृथ्वी के ध्रुवों की बात करते हैं हम, उसी तरह दो ध्रुवीय राजनीति की बात करो जिसमें दो ध्रुव बने हुए, दो शक्ति के केंद्र है, अर्थात दो शक्ति के केंद्र हैं। इन दोनों शक्ति के केंद्रों में अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और एक दूसरे को अपनी शक्ति दर्शाने के लिए, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न की जाती है, उसे ही कहते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की अगर हम बात करते हैं, अगर शीत युद्ध शब्द की बात करें हम, तो शीत युद्ध जो शब्द है उसकी का सर्वप्रथम प्रयोग
जो किया था वो बर्नार्ड बारूच ने किया था। शीत युद्ध शब्द का, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बारूच, किसने? बर्नार्ड बारूच ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। लेकिन इसको ज्यादा जो लोकप्रिय बनाया है वो लिपमैन ने बनाया है। तो लोकप्रिय किसने बनाया है? लोकप्रिय इसको बनाया है लिपमैन ने। तो जो बर्नार्ड बारूच है इसने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। बर्नार्ड बारूच ने 16 अप्रैल 1947 को। और इन्होंने क्या कहा? इसने कहा कि हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए। हम किस में जी रहे हैं? हम शीत युद्ध में जी रहे हैं। क्या बात कही बर्नार्ड बारूच ने? कि बर्नार्ड बारूच कहते हैं कि हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, धोखे में नहीं रहना चाहिए, हम शीत युद्ध में जी रहे हैं। तो सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया किसने किया? बर्नार्ड बारूच ने। लेकिन लोकप्रिय किसने बनाया? लिपमैन ने बनाया। अब देखिए, शीत युद्ध एक तरीके से महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के बारे में बात करता है कि दोनों महाशक्तियों के मध्य क्या है? तनावपूर्ण संबंध है। शीत युद्ध ने होकर एक बाक युद्ध है। क्या है? शीत युद्ध ने होकर एक बाक युद्ध है, जो कूटनीतिक द्वारा युद्ध का माहौल बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध एक तरीके से बाक युद्ध है। शीत युद्ध न होकर क्या है? बाक युद्ध। बाक युद्ध का मतलब समझते हो? बाक युद्ध का मतलब है मुंह से बोले जाने वाला युद्ध, अर्थात अपनी कूटनीतिक चालों से, शब्दों से युद्ध न होकर बाक युद्ध है ना? युद्ध न होकर क्या है? एक बाक युद्ध है, जो कि कूटनीति के द्वारा युद्ध जैसा माहौल खड़ा करते हैं। तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध न होकर एक तरीके का बाक युद्ध है, जो कि कूटनीति के द्वारा युद्ध जैसा माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? इसके संदर्भ में हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात सुन लेते हैं कि वो शीत युद्ध को क्या कहते हैं। देखिए, जवाहरलाल जो नेहरू जी हैं वो कहते हैं शीत युद्ध क्या है? एक मस्तिष्क युद्ध है, जो मस्तिष्क से लड़ा जाता है, एक स्नायु युद्ध है, एक प्रचार युद्ध है। तो ये शब्दों का प्रयोग करते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा शीत युद्ध के बारे में? मस्तिष्क युद्ध। क्या कहा? एक तरीके से ये मस्तिष्क से लड़ने वाला युद्ध है, इसलिए क्या है? ये मस्तिष्क युद्ध है। क्या है? ये मस्तिष्क युद्ध है। स्नायु युद्ध, इसमें प्रचार किया जाता है, प्रचार युद्ध। अपनी नीतियों का प्रचार किया जाता है, अपना प्रसार करने की कोशिश की जाती है, अपनी नीतियों को अन्य देशों में लागू करवाने की कोशिश की जाती है। एक मस्तिष्क से लड़ने वाला, एक मस्तिष्क के प्रयोग किया जाने वाला ये युद्ध है आपका कौन सा? शीत युद्ध, कोल्ड वार इसको कहा है। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट और दिया है कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की नवीन अवधारणा है, जिसमें दो विचारधाराओं को क्या है? पुरातन शक्ति संतुलन की, जो पहले के समय किस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संतुलन होता था, शक्ति का संतुलन होता था, तो शक्ति संतुलन करने की एक नवीन विचारधारा है।
पुरानी तो समाप्त हो गई, अब क्या आ गई, एक नवीन विचारधारा आ गई। और जो ये विचारधारा है वो संघर्ष न होकर दो भीमाकार दैत्यों का आपसी संघर्ष है। क्या है, दो भीमाकार दैत्यों का आपसी संघर्ष का है। इसको देखिए क्या कहते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये आपको लिखना है। अगर आप ग्रेजुएशन की एग्जाम दे रहे हो तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि शीत युद्ध पुरातन क्या है, शक्ति संतुलन की नवीन अवधारणा है। शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की नवीन अवधारणा है, जिसमें क्या है, एक नवीन अवधारणा है जिसमें दो विचारधाराओं का संघर्ष, कितनी विचारधाराओं का, दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर, केवल एक विचारधारा का संघर्ष नहीं है, होकर दो भीमाकार अर्थात बड़े आकार के जो शक्ति संपन्न है भीमाकार दैत्यों का आपसी युद्ध है, दैत्यों का आपसी संघर्ष है। ये मान लो संघर्ष है। तो ये क्या है, दो भीमाकार दैत्यों का, अर्थात वो भीमाकार दैत्य जो पूरी पृथ्वी को भी नष्ट कर सकते हैं, वो भीमाकार दैत्यों का आपसी संघर्ष है। केवल ये मात्र विचारधाराओं का संघर्ष नहीं है, ये अपने शक्तियों को बढ़ाते जा रहे हैं। और उन्होंने ये तक कह दिया कि ये उस स्थिति में जा रहा है कि कहीं पृथ्वी का विनाश ना हो जाए, धीरे धीरे इतनी शक्ति अर्जन करने के लिए अपने विचारधाराओं को फैलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो यह है शीत युद्ध के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी का जो वक्तव्य है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक पुरातन शक्ति संतुलन की, जब शक्ति संतुलन का मतलब है कि जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं वो दोनों कोने पर बराबर, जिससे युद्ध ना हो। जब शक्ति में संतुलन होता है तो सामंजस्य होता है, युद्ध नहीं होता है, इसके अलावा एक दूसरे को दबाया नहीं जाता। लेकिन जब शक्ति असंतुलन हो जाता है तो जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो कम शक्तिशाली राष्ट्र के ऊपर अधिकार करने की सोचता है। तो एक तरीके से ये शक्ति संतुलन की पुरानी अवधारणा ने होकर एक नवीन अवधारणा है, जिसमें भीमाकार दैत्यों का आपसी संघर्ष है। एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात यहाँ इन्होंने की है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात की है, और एक सोवियत संघ की इन्होंने यहाँ बात की है। तो इस तरह दो विचारधाराओं की इन्होंने बात की है और शीत युद्ध के बारे में हमें बताया। आगे हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के क्या कारण रहे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण शीत युद्ध हुआ। तो शीत युद्ध जो शुरू हुआ, इसके पीछे केवल एकमात्र कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हमारे नजर में आएंगे। तो एक तो सबसे पहले दोनों पक्ष, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों पक्ष एक दूसरे पर संदेह करते थे, एक दूसरे पर अविश्वास करते थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इस कारण से क्योंकि संदेह और अविश्वास उनके मन के अंदर घर कर गया था। साम्राज्य जब क्रांति हुई उस समय जो पश्चिमी राष्ट्र थे उनके मन के अंदर अविश्वास जागृत हो गया साम्राज्यवादी क्रांति के रूप में, क्योंकि जो रूस है वो पूंजीवाद का विरोध करता है और साम्यवाद का समर्थन करता है, और जो पूंजीवाद है उसका समर्थन करते हैं पश्चिमी राष्ट्र। तो इस तरीके से यही कारण था कि दोनों पक्षों के मध्य में एक संदेह और अविश्वास की भावना हो गई। तो पहला कारण हम कह सकते हैं संदेह एवं अविश्वास की भावना, संदेह और अविश्वास की भावना दोनों के मध्य हो गई। उसका कारण था कि जो रूस था अर्थात सोवियत संघ था, वो तो साम्यवाद का समर्थक था और पूंजीवाद का विरोध करता था। किसका? पूंजीवाद का विरोधी था, इसकी तो विरोध करता था और साम्यवाद का समर्थन करता था। और इसका जो समर्थन करने वाले थे वो पश्चिमी राष्ट्र थे,
जिसमें अमेरिका सबसे शक्तिशाली था और ये इसका विरोध करते थे। तो दोनों की विचारधाराओं में अंतर था और इन विचारधाराओं के कारण उनमें संदेह और अविश्वास ने घर कर लिया, जिसके कारण शीत युद्ध हुआ। तो जब दो पक्षों में संदेह होता है, उन्हें लगता है कि हमारे विचारधाराओं को चोट पहुंचाई जा रही है, हमारी पूंजीवादी व्यवस्थाओं को गलत बताकर उसको अन्य देशों में भी साम्यवादी व्यवस्थाओं को थोपे जाने के प्रयास कर रहे हैं, तो यही एक संदेह और अविश्वास की भावना जब दोनों पक्षों के अंदर आ जाती है। अगर हम सोवियत संघ की बात करें और अमेरिका की बात करें, दोनों पक्षों में यह बात आई, तो यही कारण था एक कि शीत युद्ध हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रूसी क्रांति की, जब रूस में जब क्रांति हुई थी, आपको पता है 1917 में हुई थी, है ना। 1917 में जब रूस में जब क्रांति हुई थी, तो उस समय पश्चिमी देशों ने हस्तक्षेप किया था। तो ये इसके कारण भी सोवियत संघ पश्चिमी देशों को एक तरीके से पसंद ही नहीं करते थे रूसी लोग। तो रूसी क्रांति में के समय में पश्चिमी हस्तक्षेप दूसरा कारण। सेकंड कारण क्या है? रूसी जब क्रांति हुई थी, रूस के अंदर 1917 में जब क्रांति हुई, तो सशस्त्र साम्यवादी क्रांति हुई थी, जिसमें साम्यवादी क्रांति हुई, एक साम्यवाद की स्थापना वहां पर हुई। लेकिन उस समय जो पश्चिमी लोग थे वो उसको रोकना चाहते थे, उस क्रांति को, उसको सफल नहीं होने देना चाहते थे, उसे कुचलने का इन्होंने प्रयास किया। और जब ये कुचलने का प्रयास किया, तो वहां की जो रूस की जनता थी वो उनसे घृणा करने लगी पश्चिमी हस्तक्षेप से, कि नहीं, हमें पश्चिमी देश को हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर सभी को समान वर्चस्व कायम करने वाली बात, जहां पर साम्यवाद कोई वर्ग नहीं होगा, जहां पूंजीपति का अंत करके एक मजदूर वर्ग सामने आया, और मजदूर वर्ग जब सामने आया और फिर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे रूस, तो वहां पर जो पूंजीवादी लोग थे वो इसको कैसे सहन कर सकते थे, पूंजीवादी विचारधारा कैसे सहन कर सकती थी। तो पश्चिमी हस्तक्षेप हुआ, रूसों ने उस हस्तक्षेप के लिए को जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने जो रूसी क्रांति इसको कुचलने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कुचल पाए। आखिरकार क्रांति हुई 1917 की जो क्रांति हुई है, ये एक ऐतिहासिक रूप से अगर हम माने तो ऐतिहासिक रूप से भी जो संयुक्त संघ है, जो सोवियत संघ है, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से घृणा करता था, पश्चिमी देशों से घृणा करता था, और ये घृणा की स्थिति अब भी उनके मन में थी। इस कारण शीत युद्ध के बीज उनके अंदर पनपे। अगर हम अन्य और बात करते हैं, अगर तीसरे हम कारण की तरफ चलते हैं कि और तीसरा क्या कारण हो सकता है, तो तीसरे कारण की भी बात कर लेते हैं, थर्ड कारण। देखिए, अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो दोनों के सिद्धांत अलग अलग थे। सिद्धांत अलग अलग, देखिए, विचारधाराएं अलग थी, सिद्धांत अलग थे। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका ये पूंजीवाद का समर्थन देती है, पूंजीवादी विचारधारा अपनाती है। किसको? पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन देती है, पूंजीवादी लोकतंत्र को समर्थन देती है। हम कह सकते हैं इसमें पूंजीवादी लोकतंत्र को समर्थन देती है, पूंजीवादी लोकतंत्र को। लेकिन अगर हम बात करते हैं रूस की या सोवियत संघ की बात करें, हम सोवियत संघ या रूस लिख सकते हैं हम। रूस की अगर हम बात करें तो ये साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी का आप लिख सकते हो, समाजवादी विचारधारा या समाजवादी साम्यवादी दल का और एक दलीय व्यवस्था को, एक दलीय व्यवस्था के समर्थक है। किसके हैं? एक दलीय व्यवस्था के समर्थक है, साम्यवादी के समर्थक है। और जो कि अमेरिका है वो पूंजीवादी लोकतंत्र के समर्थक है। वो विकास की ओर जाने के लिए कहते हैं कि निजी क्षेत्रों में जाना जरूरी है, कुछ चीजों को निजी क्षेत्रों में रखना जरूरी है, लेकिन यहां पर पूरी तरह निजी क्षेत्रों के लेकर के संपूर्ण
पर किसी भी वर्ग का अधिकार नहीं रखकर सरकार का अधिकार की बात करती है सोवियत संघ। लेकिन यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था को उत्पन्न करने के लिए कि लोकतंत्र को एक सशक्त लोकतंत्र कायम करना है तो पूंजीवाद जरूरी है, विकास के लिए निजी क्षेत्रों में जाना जरूरी है। तो कहने का मतलब है यहां पर तो एक तरीके से यह है कि स्वतंत्रताओं को थोड़ा रोकने की कोशिश की गई है, यहां स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अमेरिका स्वतंत्रता प्रदान करने की बात करता है, रूस उनको हल्का सा रोकने की बात करता है। तो दोनों की विचारधारा, दोनों के सिद्धांत हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये सिद्धांत जब अलग होते हैं तो दोनों में बनती कहां है? जब दो लोग अलग अलग सिद्धांतों के मिलेंगे तो एक दूसरे को वाक युद्ध के कारण, वाक या कूटनीति में एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे और अपनी अपनी विचारधारा को श्रेष्ठता कायम करने के लिए, उनकी श्रेष्ठता बताने के लिए वो संपूर्ण विश्व पर ये करेंगे कि अपने पक्ष में ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और यही कारण था कि अमेरिका और सोवियत संघ, इनकी जो नजर थी वो तृतीय विश्व के जो देश थे उनकी तरफ थी, वो उनको अपनी ओर शामिल करना चाह रहे थे, जिन्होंने गुटनिरपेक्ष का साथ दिया। तो लेकिन फिर भी अमेरिका उन पर अपने अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था, अपनी विचारधाराओं को थोपने की कोशिश कर रहा था। इधर सोवियत संघ भी साम्यवादी, जहां जहां साम्यवादी दल है उनको इंपोर्टेंस देते हुए उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरीके से जब सिद्धांत अलग अलग थे तो एक दूसरे उनको इन्होंने अपनी विचारधाराओं के आधार पर हराने की कोशिश की, और जो हराने की कोशिश की वो कूटनीति के आधार पर, तो विचारधारा के आधार पर, वाक युद्ध के सहारे की, न कि युद्ध के मैदान में की। इसलिए इसे शीत युद्ध कहा जाता है। यही कारण था कि शीत युद्ध के कारण में हम ये लिखते हैं कि अमेरिका और पूंजीवाद की विचारधारा, सिद्धांत अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं और क्या क्या कारण रहे तो और कारणों की भी हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे कारण इसके पीछे है, तो हम बात कर सकते हैं जो रूस की सरकार है उसको मान्यता देने में आनाकानी की थी अमेरिका ने। देखिए, रूसी सरकार को मान्यता देने में आनाकानी करना, देखिए 1917 में जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक सरकार को क्रांति हुई और बोल्शेविक सरकार आई। कौन सी? बोल्शेविक सरकार कहा जाता है उसे। जब बोल्शेविक सरकार आई, इस सरकार को अमेरिका ने मान्यता नहीं दी। अमेरिका इसको नहीं मान्यता दे रही थी, इसको मान्यता नहीं दे रही थी। इसके कारण रूस के मन में कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रति दुर्भावनाएं जागृत हो गई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रति दुर्भावना जागृत हो गई, क्योंकि ये बोल्शेविक सरकार को क्या नहीं दे रहे थे? मान्यता नहीं दे रहे थे। और लेकिन इसके बाद 1933 में मान्यता देनी पड़ी मजबूरन अमेरिका को। अमेरिका चाहता तो नहीं था, लेकिन मान्यता देनी पड़ी। और 1934 में जो संयुक्त राष्ट्र है ये किसका राष्ट्र संघ का सदस्य बना। किसका? राष्ट्र संघ का इसको सदस्य बनाया गया। लेकिन मान्यता देने में बहुत आनाकानी के कारण इतना सब कुछ लेट हुआ, नहीं तो ये बहुत पहले हो जाता। तो इस तरह एक तरीके से मान्यता देने में आनाकानी की तो रूस और अमेरिका के संबंध बिगड़ने उसी समय से शुरू हो गए थे। कहीं न कहीं अपनी विचारधाराओं के आधार पर, अपनी मान्यता नहीं देने के आधार पर साम्यवाद को एक तरीके से नष्ट करने की कोशिश की अमेरिका ने। यही कारण था कि वो मान्यता देने से मना कर रही थी, क्योंकि एक साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप बोल्शेविक सरकार की स्थापना हो रही थी और एक साम्यवादी देश के रूप में पनप रहा था संयुक्त ये क्या नाम है रूस, हम कह सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण रहे हैं, उन कारणों को हम डिटेल में देखते हैं। तो ब्रिटिश और फ्रांस, इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, किसकी? तुष्टीकरण की। ब्रिटिश और फ्रांस, देखो ब्रिटिश और फ्रांस ये अमेरिका का साथ दे रहे थे एक तरीके से, है ना। इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। किसकी? तुष्टीकरण की नीति। अब ये तुष्टीकरण की नीति क्या है? ये तुष्टीकरण की नीति का तात्पर्य क्या है, यहां पर हम बात कर लेते हैं। और ये तुष्टीकरण की जो नीति है वो जर्मनी के प्रति अपनाई गई। किसके प्रति? जर्मनी के प्रति। अब देखिए क्या हुआ। ब्रिटिश और फ्रांस
एक तरीके से तुष्टिकरण की नीति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुष्टिकरण का मतलब यह है कि आर्थिक सहायता देकर, आर्थिक सहायता के माध्यम से, आर्थिक सहायता के माध्यम से किसी देश को अपने ओर मिलाना, अपनी विचारधारा की तरफ झुकाना, अपनी विचारधारा में शामिल करना या अपना जैसा अपने पक्ष में लेने की कोशिश करना। किसके आधार पर? आर्थिक सहायता के आधार पर। वो आपकी विचारधारा का देश नहीं है, लेकिन आप उसको आर्थिक सहायता देकर, प्रलोभन देकर, एक तरीके से तुष्टिकरण की नीति अपनाकर दूसरे देश के विरुद्ध, जो कि जर्मनी को रूस के विरुद्ध करने की कोशिश की गई, रूस का विरोधी बनाने की कोशिश की गई, किसके द्वारा? ब्रिटिश और फ्रांस के द्वारा तुष्टिकरण की नीति अपनाकर जो जर्मनी है उसको रूस के खिलाफ करने की इन्होंने कोशिश की गई। तो यह है ब्रिटिश और फ्रांस की नीति, जो कि पश्चिमी देश माने जाते हैं। तो पश्चिम से पूरी तरह रूस एक तरीके से इन नीतियों से, कि इस तरह की जो नीति कर रहे हैं उनसे दुखित हुआ था और वो नहीं चाहता था कि अमेरिका, ब्रिटिश और फ्रांस इस तरह की नीति करके अन्य देशों को और अपने गुटों को बढ़ाएं। तो इस आधार पर क्या हुआ? इस आधार पर एक तरीके से हम कह सकते हैं शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जो याल्टा समझौता हुआ था, याल्टा समझौते की अगर हम बात करते हैं 1945 की बात करें, देखिए याल्टा समझौता, याल्टा समझौते क्या का उल्लंघन देख लेते हैं। उल्लंघन किया गया, याल्टा सम्मेलन का समझौते की अवहेलना की गई। अवहेलना ज्यादा अच्छी रहेगी, उल्लंघन जो है अवहेलना। क्या की गई? अवहेलना की गई। याल्टा समझौते की क्या की गई? अवहेलना की गई। किस तरह की गई इसकी बात करते हैं। देखिए, जो याल्टा समझौता हुआ था 1945 में, इसमें यह कहा गया था कि जो पोलैंड है उसको एक स्वतंत्र निर्वाचन वहां पर पद्धति अपनाई जाएगी, उसको स्वतंत्र रखने की कोशिश की जाएगी, उस पर किसी तरीके का दबाव नहीं होगा। और साथ में किसके संदर्भ में? पोलैंड के संदर्भ में। पोलैंड को क्या रखा जाएगा? स्वतंत्र निर्वाचन वहां होगा और एक अस्थिर सरकार की, स्थिर सरकार की, स्वतंत्र निर्वाचन के द्वारा एक स्थिर सरकार वहां पर क्या की जाएगी? वहां पर लाई जाएगी। लेकिन ये पोलैंड ने क्या किया? पोलैंड के ऊपर जो रूस है इसने यहां पर साम्यवादी दल को सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया, जो कि याल्टा समझौते की पूरी अवहेलना थी। तो रूस ने जो पोलैंड है उसमें साम्यवादी दल को सहायता प्रदान की। इसके अलावा जो मंगोलिया है, मंगोलिया, उसकी यथास्थिति की बात की गई थी याल्टा सम्मेलन में, कि मंगोलिया में यथास्थिति कायम रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? यथास्थिति कायम रखी जाएगी। लेकिन वहां पर यथास्थिति को कायम नहीं रखकर क्या बात की गई? मंगोलिया में यह किया गया कि यथास्थिति कायम नहीं रखकर, कायम रखने के लिए जो याल्टा समझौता हुआ था, लेकिन रूस यहां पर भी अपनी तरीके से छाप छोड़ना चाह रहा था और एक तरीके से सहायता प्रदान कर रहा था, जो कि गलत है। इसके अलावा अमेरिका को प्रसार रोकने के लिए, अमेरिका के प्रसार को रोकने के लिए भी प्रोग्राम किए गए रूस के द्वारा। कौन कौन से प्रोग्राम थे अगर हम उनकी बात करते हैं, तो देखिए, एक तो टर्की और यूनान पर रूस का प्रभाव। टर्की और यूनान पर क्या हुआ? रूस का प्रभाव। टर्की, यूनान पर रूस का प्रभाव स्थापित करने के लिए यहां पर भी साम्यवादी दल की सहायता की गई। क्या की गई? यहां पर भी साम्यवादी दल की
सहायता की गई टर्की में और यूनान में भी, और इस तरीके से रूस ने अपना प्रभाव यहां पर कायम कर लिया। और अमेरिका ने इस प्रसार को रोकने के लिए, ये जो रूस है या साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए क्या पर ट्रूमैन, कौन सी आप कह सकते हैं, ट्रूमैन सिद्धांत लागू किया। ट्रूमैन सिद्धांत लागू किया यहां पर इन्होंने। और ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, साम्यवाद के प्रसार को रोकने का, साम्यवाद के प्रसार को रोकना इसका उद्देश्य है। यहीं से ही हम कह सकते हैं कि एक तरीके से शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके अलावा चीन में भी साम्यवाद का समर्थन किया और एक तरीके से साम्यवाद की जड़ें गहरी होती जा रही थी। चीन भी साम्यवादी देश हो गया था। बर्लिन में नाकाबंदी की गई, इस बात से भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जब शीत युद्ध का जो प्रारंभ माना जाता है, हम कह सकते हैं वो फुलटन भाषण से माना जाता है। फुलटन भाषण से माना जाता है। फुलटन भाषण में यह बात की गई, क्या कहा गया, फुलटन भाषण में यह कहा गया कि रूस है वो पाशविकता की श्रेणी में आ रहा है, एक पशु जैसा व्यवहार कर रहा है, वो सिर्फ शक्ति की भाषा को समझता है। वो सिर्फ क्या है, शक्ति की भाषा को समझता है। वो पाशविकता की बात करते हैं और हम उनको उसी लहजे में जवाब देंगे। हम क्या करेंगे, हम पश्चिमी लोग हैं, हम पश्चिम को सबको इकट्ठा होना है, एक शक्ति इकट्ठे होकर उनको जवाब देना है। रूस की पाशविकता का शक्ति की भाषा में क्या देना है, जवाब देना है। जब ये 5 मार्च की, जब ये मार्च 1946 में जो फुलटन भाषण आया, तो इसके कारण इस तरह की समस्याएं आई। इसके अलावा फिर देखिए, अगर हम बात करें, सेंटो नामक एक संस्था का निर्माण किया 1955 में, नाटो 1949 में, इसके अलावा सीटो 1954 में, इसके अलावा वर्साय संधि रूस के द्वारा नाटो के विरुद्ध वर्षा संधि लाई गई। तो ये सब जितने भी कारण थे, ये सब कारण एक तरीके से शीत युद्ध में बदल गए। एक तरीके से शीत युद्ध इन्होंने लग गया, एक मस्तिष्क युद्ध इन्होंने चालू किया, एक स्नायु युद्ध इन्होंने चालू किया। तो आज हमने शीत युद्ध के बारे में देखा। कल हम शीत युद्ध में क्या क्या हुआ उनके चरणों की बात करेंगे। प्रथम चरण से लेकर हम अंत चरण तक की बात करेंगे शीत युद्ध के बाद। फिर अवसान कैसे होता है रूस का, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।